Welcome to the chemistry class. This is grade 10, chapter number 10, acid, base and salts, and today our topic is chemical properties of acids. इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। तो ये जनरल एक हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें हाइड्रोजन अगरचे नॉन मेटल है, लेकिन वो हमें नज़र आ रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो नीचे है काफ़ी। तो हम देखना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ जो है मेटल्स वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं, बहुत विगरसली रिएक्ट करती हैं, और जो मेटल्स हम रिएक्ट ज़्यादा करती हैं, ज़ाहिर है जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगी, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये तीनों रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर हैं, तो ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये मेटल्स। लेकिन डाइल्यूट एसिड ज़ाहिर है जिनमें कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिड की कम है, ज़ाहिर है वाटर ऐड हो जाता है तो डाइल्यूट हो जाता है एसिड। जितना डाइल्यूट होगा तो ज़ाहिर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन एसिड की कम होगी, तो रिएक्टिविटी भी उसकी कम होगी। क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्शन जो है, उसकी स्पीड जो है। तो इसका मतलब है कि अगर डाइल्यूट हो जाएगा एसिड तो उसकी स्पीड रिएक्शन की कम हो जाएगी, तो एक्सप्लोसिवली और विगरस रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो ये रिएक्ट करते हैं HCl और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं रिएक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हैं, तो इनकी रिएक्शन भी मॉडरेट होगा। टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, तो ये उनके सॉल्ट्स बनाएंगे विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये हम देखते हैं, थोड़ा सा देखें, यहाँ जिंक है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जिंक जो है वो किसकी जगह ले लेगी, हाइड्रोजन। जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है ये इसकी इस प्लेस में आ जाएगी और सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगी। ठीक है, जिंक पे ज़ाहिर है इस पर +2 चार्ज है, सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो ये दोनों रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बना देंगे। और ये जो हाइड्रोजन है इसमें H2SO4 में ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिंक जो है ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है जी। इस तरह हम एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और इसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है एल्यूमिनियम। तो यहाँ भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना रही है। ठीक है जी, हमें पता है एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है +3 है और क्लोराइड की -1 है, तो क्रॉस एक्सचेंज होगा। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्लोराइड के नीचे चली जाएगी और क्लोरीन का 1 शो नहीं होगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। एक्वस का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ में नज़र आ रहा है सॉलिड, इसका मतलब है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ना एल्यूमिनियम डिज़ोल्व होता है, मेटल्स हैं वाटर में डायरेक्ट डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये, और एक्वस का मतलब है ये इस वाटर में हैं, ये सोल्यूशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वाटर में डिज़ोल्व हुए हैं। अब जिंक सल्फेट एक्वस का मतलब ये है कि जिंक सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल है। इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक्वस का मतलब है कि वे भी वाटर सॉल्युबल है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये हाइड्रोजन गैस हमें नज़र आ रही है इवॉल्व होना, और ये अब ये बैलेंस इक्वेशन है ऊपर वाली, तो क्योंकि दोनों कोई नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो दोनों साइड पर सब एलिमेंट्स के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा अगर एल्यूमिनियम और क्लोरीन को, तो यहाँ हमने बैलेंस कर दिया। आगे इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो आगे हम देखते हैं दूसरा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से हमें कार्बोनेट CO3 आयन है -2 उसकी, और बाइकार्बोनेट HCO3 -1 है इनकी वैलेंसी जो है। तो एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। तो ये क्या करेंगे, मेटल्स एसिड जो हैं वो रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो ज़ाहिर है किन के होंगे,
वो मेटल्स के हैं यहाँ पे जो आपके सामने है, विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। असल में ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। वैसे CaCO3 यहाँ 3 गालिबन मिस हो गया, तो CaCO3 प्लस HCl, तो ये यहाँ पे भी कैल्शियम जो है इसको रिप्लेस कर देगी हाइड्रोजन को, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो कैल्शियम की जगह पे आ जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा, लेकिन चूँकि जो H2CO3 बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो ये डिस्टेबल हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैल्शियम जो है वो क्लोराइड के साथ मिलकर CaCl2 को, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो Cl2 उसकी वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज के तहत इधर आ जाएगी, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और जो मैंने बताया कि H2CO3 जो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो CO2 + H2O बन जाएगा। लिक्विड एज वाटर, ये हमें गैस इवॉल्व होती नज़र आ रही है, और ये यहाँ भी सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है एक्वस सोल्यूशन में, और यहाँ सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, यहाँ पे 3 मिसिंग हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्वस है। यहाँ दूसरी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो हमें ये नज़र आएगा कि सोडियम जो है वो रह रहा है यहाँ कैटाइन है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना देगी। तो सोडियम की सल्फेट -2 है, तो क्रॉस एक्सचेंज के तहत इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगी गैस, और वाटर बनेगा। तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये रिएक्शन 2 हमें एग्जांपल दी गई हैं। तो हमें कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से पता चलेगा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2, ठीक है जी। और ये इसका कैटाइन जो है इसके एनाइन से, एसिड के एनाइन से मिलकर CaCl2 बना देगा। जो भी यहाँ मेटल है उसका कैटाइन होगा, ज़ाहिर मेटल्स हमें पता है कैटाइन फॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ठीक है जी। और ये नॉन मेटल है क्लोराइड, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके CaCl2 बना देगा, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे हमें सोडियम जो है ये Na2SO4 बनाते हैं, लेकिन यहाँ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हमें जो पता चलना चाहिए कि यहाँ CO2 बनेगी। और तीसरी बात ये कि यहाँ जो प्रोटॉन है उससे क्या बन रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे तो रिएक्शन को याद रखना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं, और एसिड का जो हाइड्रोजन है वो वाटर इवॉल्व करेगा, वाटर प्रोड्यूस कर देगा। आगे हम रिएक्शन विद बेसिस देखते हैं। बेसिस के साथ, यह एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आमतौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है जी। एसिड रिएक्ट विद बेसिस, बेसिस कौन सी हैं, हाइड्रोक्साइड हैं या हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ठीक है जी। मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड जो हैं ये हमारे पास बेसिस हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ इन जनरल लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिल रहा है, तो सोडियम ने जो कैटाइन है उसने क्लोराइड एनाइन के साथ मिलकर NaCl सॉल्ट बना दिया, और यहाँ पर H और OH जो मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं जो लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि NaCl एक्वस यानी कि ये वाटर सॉल्युबल है। और इसके बाद हम कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं। ये एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे सामने है। तो कॉपर जो है वो वैलेंसी +2 है इसकी, और सल्फेट की -2 है। तो ये दोनों रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना देंगे और साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसको हम, जहाँ पर कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही है, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स को देखते हैं। तो रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड में आपको एक बात नज़र आ रही है कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड, तो SO2 गैस, ये सल्फाइड से ये हमें पता चल रहा है कि ये SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड और बाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर। तो ये थोड़ा सा आप जहन में रखें। तो एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक नया रिएक्शन हमारे पास कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। बाकी रिएक्शन उसी तरह है कि यहाँ जो कैटाइन होगा वो एसिड के एनाइन के साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा, CaCl2 बन रहा है यहाँ पर, ये भी वाटर सॉल्युबल है, एक्वस आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है और H2O साथ वाटर बन रहा है। यहाँ सोडियम बाइसल्फाइड है और वो भी क्या करेगा, सोडियम रिएक्ट कर रहा है
एसिड के एनाइन के साथ, और सोडियम क्लोराइड बना रहा है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो ये हमारे रिएक्शन जो है अगर हम देखें थोड़ा सा तो हमें ये पता होना चाहिए कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी +2 है, और यहाँ पर ज़ाहिर क्लोराइड की -1 है, तो CaCl2 क्रॉस एक्सचेंज के साथ बन रहा है। तो ये चीज़ें अपने थोड़ी सी जहन में रखनी है। आगे रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। आयरन सल्फाइड जो है ये देखें, आयरन जो है ये इसकी वैलेंसी +2 है और सल्फेट की -2 है, तो आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना देगा, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फाइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है हमारे पास, ये बता रहा है एक्वस जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आयरन सल्फाइड जो है ये सॉलिड है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस है। तो ये हमारे सामने कुछ रिएक्शंस है एसिड्स के। तो 5 हमने रिएक्शन अब तक देख लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे सामने है यूजेस ऑफ एसिड्स जो हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। तो हमें किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, फर्टिलाइज़र बनाता है। अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, ये हमारे सामने फर्टिलाइज़र है। एक्सप्लोसिव बनाता है, धमाका खेज मवाद जो होता है। पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। ये हमारी जो घर में आमतौर पर बैटरी UPS वगैरह में और गाड़ियों में होती हैं यूज़, उनमें एज इलेक्ट्रोलाइट ये यूज़ होता है। क्योंकि करंट को पास करता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा या आयंस में चेंज हो जाएगा, तो आयन में फॉर्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। आगे नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। एक्सप्लोसिव, ये भी धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेंट्स में, ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल में, एचिंग डिज़ाइन नक्शो निगार वगैरह जो बनते हैं कॉपर प्लेट्स पे, उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके बाद इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। टैनिंग, ये टैनरी जो चमड़े को दबाया जाता है, उसको चमड़े से प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, तो टैनिंग होती है, उसको टैनिंग कहते हैं, टैनरी कहते हैं उस जगह को जहाँ पर यह प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है, चमड़े से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। बेंजोइक एसिड है यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड को जो महफूज रखा जाता है उसके लिए बेंजोइक एसिड यूज़ किया जा रहा है। एसिटिक एसिड यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड को फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। एंड फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वेस्प। तो ये जो भेड़ें होती हैं जो काट लेती हैं, तो उनके काट लें तो उसको क्योर करने के लिए हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो ये 5 एसिड्स के यूजेस हैं, हमें ये आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आते हैं कोई ना कोई। नेचुरली अकरिंग एसिड्स हमें देखना है, ठीक है जी। सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट जो भी हमारे तुर्श फल हैं जो खट्टे होते हैं थोड़े, उनमें यूज़ है। लेमन, ऑरेंजेस वगैरह और उनकी फैमिली जो भी हैं, इसमें हमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड हमारा सोर मिल्क जो दूध फट जाता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंट्स वगैरह में ये काटती हैं हमें भेड़ें वगैरह, उसमें पाया जा रहा है। शहद की मक्खी वगैरह के जब काट लेती हैं तो वो हमें फॉर्मिक एसिड है उसमें। ब्यूटेरिक एसिड है। रैंसिड बटर, जो भी फैटी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं तो उसमें एक स्मेल आती है, वो रैंसिड बटर है, ख़राब हुआ मक्खन, उसमें से जो ब्यूटेरिक एसिड पाया जा रहा है उसमें। टार्टारिक एसिड है हमारा। टैमरिंड जो इमली है हमारी, जो बड़े शौक से लोग बच्चियाँ खाती हैं आमतौर पे, टार्टारिक एसिड जो है उसमें टैमरिंड में और ग्रेप्स में और एप्पल्स में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। और मैलिक एसिड जो है वो एप्पल्स में पाया जा रहा है। यूरिक एसिड, यूरिन जो हमारा पेशाब है उसके अंदर यूरिक एसिड पाया जा रहा है। और स्टेरिक एसिड जो है वो फैट्स में पाया जाता है। तो ये आपने नेचुरली अकरिंग एसिड्स को देखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बुक में है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमने देखना है। तो हमने अभी जो पढ़ा था उसमें एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें पता है कि मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन है। एल्यूमिनियम जो है एसिड के साथ, इसका जो एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगी और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये
बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कहा है, तो ये बैलेंस नहीं है केमिकल इक्वेशन, तो इसमें हमने 2 एल्यूमिनियम ज़ाहिर है यहाँ पर और 6 HCl 2 LCl3 और 3 H2, तो ये हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है कि ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स या आयंस जो हैं वो किसी एलिमेंट के वो इक्वल हो जाएं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है। नंबर 2, कॉपर ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर हमें पता कॉपर सल्फेट बन जाएगा और साथ में हमारे वाटर बनेगा, तो यहाँ रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कॉपर सल्फेट बन रहा है और वाटर साथ में बन रहा है। तीसरी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दोनों तरफ जो कॉपर सल्फेट के साथ दोनों की वैलेंसी सेम है तो बैलेंस हो रही है और वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स तमाम एलिमेंट्स के दोनों साइड पर पहले ही इक्वल हैं, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस्ड है। तो आयरन सल्फाइड हमारा आयरन सल्फाइड FeS से फार्मूलाज याद रखने, इसके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो ये बना रहा है आयरन ज़ाहिर सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना लेगा FeSO4, दोनों की वैलेंसी इक्वल है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी, तो हमने कहा था कि सल्फाइड जहाँ होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वहाँ इवॉल्व होगी, तो ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ पहली वाली इक्वेशन में ये एसिड्स के रिएक्शन जो हमने वहाँ से आपके एक्सरसाइज बुक से लिए हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको देखना पड़ेगा उसको। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके। राइट 2 यूजेस ऑफ एसिड्स, तो यूजेस ऑफ एसिड्स में नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, ड्रग्स एंड एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। ये आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज़ आप देखते हैं क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, ये आपने देखना है। राइट 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। It is also used in explosives, paints, dyes and drugs. Number 3, it has also application in lead storage batteries as electrolyte. Right 2 uses of acetic acid. Acetic acid uses it is used for flavoring food and food preservation. It is used to cure the stings of wasp. Write the names of 2 acids used in fertilizers. Acids used in fertilizers, sulfuric acid और nitric acid. तो ये आपने 2 एसिड याद रखने हैं। Write the name of 2 acids used in fertilizers. ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है जी। और राइट द नेम्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एंड स्टिंग, सिट्रस फ्रूट, सोर मिल्क। तो आप देखते हैं ऑब्जेक्ट विनेगर है, विनेगर नेम्स ऑफ एसिड में एसिटिक एसिड है, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आपने देखना है, नोटबुक में नोट भी रजिस्टर में करना है और उसके साथ को लर्न भी करना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म पजीर होता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।